नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं 1833 का अधिनियम और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर 1833 का अधिनियम किस लिए लाया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम, इसको देखते हैं कि इसके लाने का क्या उद्देश्य था और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्या ज़रूरत पड़ी भाई कि 1833 के अधिनियम को लाने की। इसके उद्देश्य हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसके प्रावधान क्या क्या किए गए उनको हम लोग देखेंगे। पृष्ठभूमि में मैंने आपको बताया था कि 1773 के लेकर के 1773 से 1813 के बीच में एक चीज़ किया गया था कि कंपनी पर लगातार नियंत्रण लगाया जा रहा है। कंपनी पर नियंत्रण किस प्रकार से, इसके पहले की थोड़ी घटना हम लोग देखें तो 1757 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। और प्लासी के युद्ध में यहाँ पर बंगाल पर जब कब्जा हो जाता है तो यहाँ पर पहला गवर्नर बन के आता है लॉर्ड क्लाइव। और लॉर्ड क्लाइव क्या करता है, अच्छा खासा लूट मचाता है। लूट मचाने के पश्चात वो तो अमीर हो जाता है परंतु कंपनी गरीब हो जाती है। तो इसका असर दिखता कब है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। 1772 में होता क्या है कि कंपनी मांगती है ब्रिटिश सरकार से लोन, और कंपनी जब लोन मांगती है तो ब्रिटिश सरकार को पहली बार ये एहसास होता है कि वास्तव में रियलिटी क्या है। इसीलिए कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक अधिनियम लाया जाता है जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। और उस अधिनियम में मैंने आपको बताया था कि गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, गवर्नर जनरल, और साथ ही साथ ये जो मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी इन दोनों को इसके अधीन किया गया। आगे इसके बारे में और हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो इसमें क्या किया गया, 1813 के अधिनियम में मैंने आपको बताया था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। तो कंपनी पे किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए, इस प्रकार से आपके 1813 और 1773 के अधिनियम में पहले भी देखा जा चुका है। तो इसका उद्देश्य वही सेम कि कंपनी को क्या किया जाए, पूर्ण रूप से इसके अधिकार को समाप्त कर दिया जाए। जब कंपनी का पूर्ण रूप से अधिकार समाप्त हो जाएगा उसके लिए आपको क्या किया जाए, आपके प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, आइए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो प्रावधान के बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज़ें क्या किया गया, इसके पूर्ण एकाधिकार समाप्त। क्या किया गया, पूर्ण एकाधिकार समाप्त। आपको मैंने 1813 में बताया था कि चाय एवं चीन, जो चाय और चीन के व्यापार को छोड़ करके, तो जो यह चाय और चीन का व्यापार छोड़ा गया था उससे भी क्या किया गया, एकाधिकार समाप्त। एकाधिकार समाप्त होने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार न रह करके अब भारत में बहुत सारी कंपनियां आएंगी। होता क्या है कि जब एकाधिकार इनका समाप्त कर दिया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया तो आप 1813 का अधिनियम ही मारेंगे। अगर आपसे पूर्ण की बात किया जाए तो पूर्ण में जब आएगा तो 1833 का चार्टर अधिनियम आपका सही माना जाएगा। दूसरा प्रावधान क्या किया जाता है, दूसरे प्रावधान आप जानते रहिए। दूसरा प्रावधान यहाँ से किया जाएगा, जो रंग भेद होते थे, रंग भेद यानी काले गोरे ये सब की चीज़ें जो भेदभाव चलते थे, इनमें क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी तो ये भेदभाव के आधार पर लोगों को क्या करती थी, कर्मचारी रखती थी। परंतु अब क्या किया गया, जब इसका एकाधिकार को समाप्त किया गया तो रंग भेद को क्या किया गया, समाप्त किया गया। और रंग भेद को समाप्त क्यों किया जा रहा है तो आप जानते रहिए, क्योंकि अब बहुत सारी कंपनियां भारत में आ रही हैं। इसीलिए भारत में जब कंपनी बहुत सारी आएंगी तो लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी। जब लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या किया जाएगा, ये रंग भेद वहाँ मायने नहीं रखता है। तो रंग भेद को क्या किया गया, समाप्त किया गया। तो ये भी किसके लिए, अपने फायदे के लिए। और मैंने आपको बताया था 1813 के अधिनियम में भी, 1813 के अधिनियम में भारतीय शिक्षा पर भी 1 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है।
तो 1 लाख रुपए खर्च करने का मतलब भारतीयों के लिए स्पेशली नहीं था। एक तरीके से ये किसके फ़ायदे के लिए खर्च किया जा रहा है? अपने फ़ायदे के लिए। क्योंकि जब विभिन्न कंपनियां भारत में आएंगी तो उनके लिए क्या होगा? लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो लोगों को जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक तो उनको अंग्रेजी आएगी नहीं, और अंग्रेजी आएगी नहीं तो उनके चीज़ों को कर कैसे पाएंगे। इसीलिए 1813 ईस्वी में सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए को खर्च करने का प्रावधान किया गया। दूसरी चीज़ आप जानते रहिए, रंग भेद भी समाप्त करना इसका एक हिस्सा था। और तीसरा काम क्या किया गया कि यहाँ पर कुछ भारतीयों को खुश करने के लिए जो आपके दास व्यापार था, दास व्यापार को क्या किया गया? कंट्रोल किया गया। वैसे भी दास व्यापार पर रोक लगाने के प्रयास सबसे पहले किसने किया था? तो दास व्यापार पर रोक लगाने का प्रयास सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। तो इसमें दास व्यापार में जो दोष थे, दासों को लेकर के जो दोष था, इनको दोष को दूर करने का क्या किया जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है। समझते हैं। एक प्रावधान और किए गए, उस प्रावधान में समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। पहली चीज़ तो ये जो गवर्नर जनरल है, इस गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुए। कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। समझिए। तो भारत का गवर्नर जनरल जब इसको बना दिया गया, गवर्नर आप लिख दिए गवर्नर जनरल। तो पहले क्या था? ये बंगाल का सिर्फ गवर्नर जनरल था। और दूसरी चीज़ें एक काम ये भी था कि जो ये मुंबई और मद्रास थी, इनको दोनों को किसके अधीन किया गया था? बंगाल के। अब जब ये आ गया, इसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो इन दोनों की जो विधि बनाने की शक्ति थी, अब विधि बनाने की शक्ति को क्या किया गया? समाप्त। तो विधि बनाने की शक्ति इन यानी मद्रास के और मुंबई प्रेसिडेंसियों की समाप्त कर दी गई। अब ये विधि बनाने की शक्ति किसके अंतर्गत ला दी जाएगी? भारत के गवर्नर जनरल पर। जब आप सोचिए कि जब किसी के कार्यभार क्या हो जा रहा है, अभी तक तो 3 लोग देख लेते थे, अब केवल अकेला देख रहा है। तो जब अकेला देखेगा तो इसका कार्यभार बढ़ जाएगा। जब इसका कार्यभार बढ़ गया तो कार्यभार बढ़ जाने की वजह से एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य यानी कानून के मामले में सदस्य किया गया नियुक्ति, और इसका अध्यक्ष यानी एक सदस्य आया जिसका नाम जानते हैं? लॉर्ड मैकाले था। आपसे पूछा जाता है पहला विधि सदस्य कौन था? तो पहला विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले था। और लॉर्ड मैकाले कब आया भारत? 1833 के अधिनियम में। तो होता क्या था कि गवर्नर जनरल को जब भारत का गवर्नर जनरल पूरा बना दिया गया तो इसका कार्यभार बढ़ जाने की वजह से एक सदस्य की नियुक्ति की गई। तो गवर्नर जनरल किस तरीके से कार्य करता था, आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो याद रखिए, गवर्नर जनरल प्लस इसकी परिषद, इनकी परिषद में एक लोगों को और शामिल किया गया। वो कौन था? लॉर्ड मैकाले, या कह सकते हैं विधि सदस्य। विधि सदस्य। तो होता क्या है कि गवर्नर जनरल ये 2 तरीके के कार्य को करते थे। पहला तो एक कार्य था कार्यकारी कार्य, जिसको आप कार्यपालिका कहते हैं। और दूसरा एक कार्य था विधि संबंधित, विधायी कार्य, जिसको आप कह सकते हैं कि विधायी कार्य। तो जब ये कार्यकारी कार्य करते थे तो इसमें विधि की आवश्यकता तो थी नहीं, तो विधि सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी। जब उपस्थित नहीं होगा तो इसकी ज़रूरत भी क्या थी, क्योंकि कार्यपालिका है और कार्यपालिका का सारा नियंत्रण गवर्नर जनरल एवं गवर्नर जनरल की परिषद करती थी। तो याद रखिए, जब विधायी कार्य की आवश्यकता पड़ती थी तो यहाँ पर लॉर्ड मैकाले की आवश्यकता पड़ी। और लॉर्ड मैकाले यानी विधि सदस्य, तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया? विधि, लेकिन
आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लॉर्ड मैकाले जो था इसका सदस्य तो था लेकिन पूर्ण सदस्य नहीं बनाया गया था। जब कोई पूर्ण सदस्य नहीं होगा तो मतदान करने की भी अनुमति नहीं होगी, तो यानी पहली बार ये मतदान नहीं कर सकता था। यानी लॉर्ड मैकाले सिर्फ और सिर्फ क्या था, बोलता था, बोलने के लिए यानी सलाह दे सकता था, मतदान करने की जब आवश्यकता पड़ती तो ये मतदान नहीं कर पाता था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक सुझाव दिया लॉर्ड मैकाले को, कहा कि भारत में कुछ कुरीतियां हैं, इन कुरीतियों को क्या किया जाए, कैसे दूर किया जाए, कुछ सुझाव दीजिए। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा भाई कि अगर इन कुरीतियों को दूर करना है तो एक क्या कीजिए, विधि आयोग का गठन कीजिए, और यह विधि आयोग क्या करेगा, उनकी कुरीतियों को दूर करेगा। कुरीतियों का मतलब जैसे सती प्रथा हो सकती थी, दास प्रथा होती थी, आप जानते हैं दास प्रथा पर रोक लगा दिया 1844 में लॉर्ड एलन बेरो ने कर दिया था। तो इस तरीके से लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर एक विधि आयोग का गठन किया गया। कब किया गया तो आप जानते रहिए 1834 ईस्वी में, और यही विधि आयोग 1861 ईस्वी में आईपीसी का क्या किया, निर्माण किया। सोचिए कि आपको आईपीसी बनाने में कितना, लगभग अंग्रेजों को 22 से 25 साल लग गए इनको बनाने में, और ये क्या किया, किसके सुझाव पर किया जा रहा है, सब किया जा रहा है लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर। तो 1833 अधिनियम में आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी कि पहली चीज़ें कि ये है कि भारतीय जो व्यापार था, व्यापार को सबके लिए खोल दिया गया 1813 के अधिनियम में ही। पूर्ण रूप से अब प्रतिबंध लगाया गया किस पर, कंपनी पर, क्योंकि कंपनी अकेला फ़ायदा ब्रिटिश सरकार को नहीं दे पा रही थी। जब बहुत सारी कंपनियां आएंगी तो बहुत तरीके से टैक्स देंगी तो इससे ब्रिटिश सरकार की भी आमदनी बढ़ेगी। इसीलिए क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे कंपनी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लगाया गया। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी न रह करके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ बहुत सारी कंपनियां भारत में आ चुकी थी। तो ये कंपनियों की ही देन थी कि ज़रूरत पड़ने पर कैसे कैसे चीज़ें, आपके धर्म के मामलों के लिए भी मैंने आपको बताया कि 1813 ईस्वी में आया क्या कि ईसाई मिशनरियाँ भारत में आई। शिक्षा पर भी खर्च करने का अधिकार मैंने आपको बताया। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसके कुछ प्रावधान 1853 में भी किया गया है। आइए समझते हैं हम लोग 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। आइए इसको देखते हैं क्या क्या प्रावधान किए गए थे इसके। पहली चीज़ तो आप जानते रहिए, मैंने आपको पहले ही बताया, दो तरीके के कार्य होते थे, एक कार्यकारी और दूसरा आपका विधायी कार्य। दो तरीके के कार्य किए जाते, कार्यकारी कार्य और विधायी कार्यों को किया जाता था। कार्यकारी कार्य को करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें कार्यपालिका की आवश्यकता पड़ती है। तो विधायी कार्यों को मैंने आपको बताया कि विधायी कार्य में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी। किस अधिनियम के तहत, 1833 में। इस विधि सदस्य को पहला काम तो ये कर दिया गया कि ये कैसा हो जाएगा, पूर्ण सदस्य बना दिया गया। यानी ये जो गवर्नर जनरल प्लस परिषद थी, परिषद की संख्या को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। यानी अब परिषद में पूर्ण रूप से शामिल कौन हो जा रहा है, वो विधि सदस्य। और ये विधि सदस्य में उसका अध्यक्ष आपको मैं पहले बता चुका हूँ, लॉर्ड मैकाले। जब ये विधि सदस्य यानी परिषद की संख्या बढ़ जा रही है तो इसके लिए इसको नाम स्पेशली रखा जाता है विधान परिषद। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि विधान परिषद की स्थापना किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया, तो किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया, 1853 में। जब यह विधान परिषद स्थापित हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि रंग भेद को समाप्त किया गया था। और रंग भेद जब समाप्त हो गए तो प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया जाने लगा। किसके आधार पर, प्रतियोगी परीक्षा। अभी तक जो होते थे लोग किस आधार पे आते थे, नामजदगी के आधार पे आते थे। और जब अब नामजदगी के आधार को हटा दिया गया तो किसको आधार बनाया गया,
प्रतियोगी परीक्षाओं को। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाएं सबसे पहले आधार कब बनाया गया, तो कब बनाया गया था 1853 के चार्टर अधिनियम में। तो आइए हम लोग देखते हैं ऐसे भारत शासन अधिनियम में क्या चीज़ें हुई और भारत शासन अधिनियम लाया क्यों गया, या इसको क्यों भारत शासन अधिनियम ही बोलते हैं। आइए उसके बारे में समझते हैं। अठारह सौ 58 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम सबसे पहले इसकी हम लोग देखेंगे पृष्ठभूमि, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके उद्देश्य क्या थे, फिर सबसे अहम बात हम लोग देखेंगे प्रावधान को। समझते हैं। पृष्ठभूमि आप जानते हैं कि 1857 ईस्वी में एक क्रांति हुई जिसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता की क्रांति। स्वतंत्रता की क्रांति 1857 ईस्वी में जो ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला दी थी। तो ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला दिया, उसी के संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि भारतीय लोग क्या थे, असंतुष्ट थे। आप जानते हैं स्वतंत्रता की क्रांति क्यों हुई थी, धार्मिक मामलों को लेकर के लोग क्या करते थे, हस्तक्षेप किया करते थे। सामाजिक मामलों में सामाजिक कुरीतियां, रंग भेद को लेकर के क्या होता था, लोग टिप्पणी करते थे। जो धर्म के मामले में हस्तक्षेप, ईसाई मिशनरी जो आते थे जबरदस्ती थोपा करते थे। इन सबको कारण, और दूसरा कारण आप जानते हैं कि कारतूस जो बनाई गई, उस कारतूस में क्या होता, गोली को गाय के चर्बी से मिला करके रखा गया, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति आपकी पूर्ण रूप से भारतीयों के खिलाफ, या कह सकते हो कि ब्रिटेन के खिलाफ पहला ऐसा जंग था जो भारतीयों ने लड़ा। तो होता क्या है, समझते हैं इस चीज़ को कि 1857 की क्रांति के कारण ही 1858 का भारत शासन अधिनियम लाना पड़ा। तो इसका उद्देश्य हम लोग समझते हैं। सबसे पहले उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य था कि भारतीयों को संतुष्ट करना। भारतीयों को क्या था, संतुष्ट करना, इसका परम उद्देश्य था। किस प्रकार संतुष्ट, क्योंकि भारतीय लोगों ने क्या किया था 1857 में जो क्रांति किए थे, संतुष्ट करने के लिए लाया गया था। और इसके क्या क्या प्रावधान किए गए, आइए हम लोग इसके प्रावधान को देखते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1858 की क्रांति के 1857 की क्रांति से ही आपके 1858 का अधिनियम भारत की दृष्टि से ही नहीं, ब्रिटेन की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं इसके प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। प्रावधान को हम लोग देखेंगे दो तरीके से, एक ब्रिटेन के शासन को देखेंगे और दूसरा हम लोग भारत की दृष्टि से देखेंगे। समझिए, ब्रिटेन और भारत की दृष्टि से। ब्रिटेन में क्या हुआ कि ये जो भारत का शासन, पहला काम, भारत का शासन किसके अधीन कर दिया गया, ब्रिटेन के अधीन, यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। यानी अभी तक जो कंपनियां यहाँ की हेड थीं, अब वो सब कार्य किसके अधीन कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन। जब ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया तो ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन के लिए एक भारत सचिव की नियुक्ति किया, भारत सचिव की नियुक्ति। और भारत सचिव क्या करता था, जो है भारत के शासन की देखभाल करता था। तो ये भारत सचिव आते कहाँ से थे, तो ये ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश यानी जो राजा था, राजा वहाँ से भारतीय सचिव को भेजता था। और जब ये राजा भेजेगा तो वो किसी न किसी किसको भेजेगा, ब्रिटिश को ही भेजेगा। तो अभी ये ब्रिटिश भारत सचिव में सिर्फ ब्रिटिश है। आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश इस भारत सचिव में भारतीयों को भी धीरे धीरे शामिल किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में भारत सचिव के साथ साथ आप जानते हैं इसमें टोटल आपके 15 सदस्य थे। 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन की तरफ से आते थे,
7 सदस्य कंपनी की तरफ से आते थे, यानी कंपनी यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी न रह करके विभिन्न कंपनियों से आते थे। काम क्या किया गया और क्या प्रावधान? पहला चीज़ तो ये जो गवर्नर जनरल था इसको अब क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। और वायसराय पहला व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में, या आप प्रयागराज बोलते हैं, वहाँ पर विक्टोरिया का क्या किया गया? पत्र पढ़ा और पत्र में ये सारी चीज़ों का गणना किया। दूसरा काम क्या किया जाता है? 1858 में आप जानते हैं कि धर्म को लेकर के ही क्या किया गया था? धर्म को लेकर के ही विद्रोह किया गया था। तो इसने कहा कि भाई अब हम आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी हस्तक्षेप क्या होगा? अब नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि चंदन लगाने पर रोक लगा दिया गया था। चंदन लगाने के साथ साथ आप जानते हैं कि भारतीयों को जो पुजारी लोग थे, मिश्री बांटते थे, उस पर रोक लगा दिया गया था। और भारत में आप जानते हैं कि धर्म को लेकर के भारतीय लोग समुद्र को देवता के रूप में मानते हैं, और समुद्र के देवता के रूप में मानने की वजह समुद्र पार जब जाना पड़ता था तो वे लोग उसकी अवहेलना मानते थे अपने धर्म की। तो इस तरीके से क्या किया गया कि धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ये ब्रिटिश क्राउन की तरफ से लॉर्ड कैनिंग पढ़ते हैं, यानी विक्टोरिया का पत्र। तो समझते हैं, तो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या किया गया? सेना ही सबसे पहले विद्रोह की थी। कौन किया था सबसे पहले विद्रोह? सेना। तो सेना को क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। और सबसे ज़्यादा विद्रोह किसने किया था? यूपी और बिहार वाले। इसीलिए यूपी और बिहार के जो सेना थी उसको धीरे धीरे क्या किया गया? कम कर दिया गया। और सेना का पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग गठित किया गया जिसे कहते हैं पील आयोग। और ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पील आयोग किससे संबंधित है? तो ये सेना के पुनर्गठन संबंधित। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें किस लिए हो रही हैं? ये सब चीज़ें किया जा रहा है क्यों? भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए। और दूसरी बात ये आई कि मैंने आपको बताया था कि 1773 ईस्वी में आपको मैंने बताया था कि ये जो मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है, इन दोनों को किसके अधीन किया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल से। लेकिन इनको अभी विधि बनाने की शक्ति थी, इनको विधि बनाने की शक्ति दी गई थी। अब क्या किया गया? विधि बनाने के साथ साथ इनको एक चीज़ कहा गया था कि अगर भारतीय राजाओं से आप कोई संधि करते हैं, यानी कंपनी अगर भारतीय राजाओं से संधि करती है, तो वह संधि क्या किया जाएगा? इनसे पूछ करके किया जाएगा। तो 1858 ईस्वी में, यानी इस अधिनियम के तहत ये जो संधि हुए थे, इनको क्या किया गया? वैध करार दिया गया। यानी कंपनी और राजा के बीच, जो भारतीय राजाओं के बीच जो संधि हुई थी, उसको क्या किया गया? वैध करार दिया गया। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान थे जो 1858 के भारत शासन अधिनियम में देखने को मिलते हैं। और ये बताया जाता है कि अब जो चीज़ें होंगी वो चीज़ें किसके लिए किया जाएगा? ब्रिटिश क्राउन के हाथों से किया जाएगा। यानी एक तरीके से देखो, भारतीयों को सिर्फ लुभावने दिखाने के लिए आए थे। आप जानते हैं कि भारत में जो है रेलवे का विकास भी किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में जब रेलवे का विकास भी किया गया, तो किसके लिए किया जा रहा है? अपने लिए किया जा रहा है। अपने लिए करने का मतलब आप समझते हैं कि जब ये रेल होगा तो आसानी के साथ कच्चे माल को इधर से उधर पहुंचा दिया जाएगा। भारतीय शिक्षा पर भी पैसा खर्च किया जा रहा है, तो किसके लिए? अपने लिए किया जा रहा है। आईपीसी बनाई जा रही है ताकि लोगों में आपस में विद्रोह ना हो, कुछ कानून को भी मेंटेन किया जाए। ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ अपने लिए किए जा रहे हैं ताकि बहुत लंबे समय तक क्या किया जाए? ब्रिटिश सत्ता को भारत में जीवित रखा जा सके। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे एक अधिनियम 1861 का, और उस अधिनियम में देखते हैं कि क्या खास बात थी। आइए उसको समझते हैं।
1861 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, क्या इसके प्रावधान किए गए थे? प्रावधान को हम लोग देखते हैं कि क्या प्रावधान थे। तो आइए हम लोग इसके प्रावधान को देखते हैं। तो प्रावधान में मैंने आपको बताया था पहले भी कि कार्यकारी कार्य किए जाते थे, कार्यकारी कार्य, और दूसरे आपके कौन से कार्य थे? विधायी कार्य। विधायी कार्य को करने के लिए एक विधि आयोग था, विधि आयोग बनाया गया था, और यही विधि आयोग का अध्यक्ष आपको मैं पहले ही बताया हूँ लॉर्ड मैकाले था। बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। तो लॉर्ड मैकाले विधि आयोग का सदस्य था, यानी अध्यक्ष था। दूसरी चीज़ जानते रही, कार्यपालिका यानी कार्यकारी जो कार्य थे एक गवर्नर जनरल प्लस इसकी काउंसिल ही करती थी, और इसी काउंसिल में शामिल किसको कर दिया गया था? विधि सदस्य को। तो समझते हैं कार्यकारी जो ये कार्य थे इनको करने के लिए क्या किया गया? एक विभाग की स्थापना किया गया, यानी विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, विभागीय प्रणाली की शुरुआत। और ये विभागीय प्रणाली की शुरुआत करता कौन है? तो आप जानते हैं ये विभागीय प्रणाली की शुरुआत करता है लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग क्या है? भारत के पहले वायसराय हैं। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या किया जाता है? विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया जाता है, यानी अब धीरे धीरे क्या किया जाएगा? अलग अलग विभाग खोले जाएंगे, और धीरे धीरे अलग अलग विभाग में आगे चलते चलते इनको क्या किया जाएगा? भारतीयों को भी इसमें मौका दिया जाएगा। भारतीय जब मौका पाते हैं धीरे धीरे आप जानते हैं भारत सचिव के पद में भी भारतीयों को शामिल किया जाएगा। आगे चल करके 1892 का हम लोग अधिनियम पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि बजट जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट प्रस्तुत करने के बाद आप देखेंगे 1909 के अधिनियम में बजट पर ऐसे बहस करने की अनुमति मिलती है। 1919 में मतदान जैसे शब्द किए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे क्या होते हैं? लगातार भारतीयों को शासन की तरफ भेजा जा रहा है। इसीलिए कहा गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम, यानी यहीं से भारतीयों को क्या किया जा रहा है? शासन में इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो इस तरीके से विभागीय प्रणाली जब खोली जाती है तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, तो अब अलग अलग विभाग होंगे तो भारतीयों को भी इसमें क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। ऐसे विधायी कार्यों को विधि आयोग देख रहा हो, इसमें आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ लगभग 6 से 12 सदस्य होते थे, और यही 6 से 12 सदस्य किस नाम से जाने जाते थे? 12 सदस्य लगभग विधान परिषद के नाम से जाने जाते थे, विधान परिषद के। तो ये सब चीज़ें क्या है कि आपके एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और हम लोग क्या करेंगे आगे के सेशन में हम लोग देखेंगे 1892 का अधिनियम, उसके बाद 1909 का अधिनियम क्या रहा 1919 के अधिनियम में, और 1935 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इन सब को हम लोग पढ़ेंगे अगले सेशन में। मिलते हैं। जय हिंद।